आज का अपना विषय है सदिश वेक्टर। सदिश, सबसे पहले तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को समझेंगे अपन। सबसे पहली परिभाषा है इसमें सदिश राशियां। सदिश राशियां वे राशियां जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, सदिश राशियां कहलाती है। परिमाण भी हो, परिमाण या लंबाई, और दिशा भी हो। दूसरे नंबर पे है अदिश राशियां। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। अदिश राशियां कहलाती हैं केवल परिमाण। जैसे कि हमने एक कोई रेखाखंड लिया है यहां पर, जिसका प्रारंभिक बिंदु तो है ए और अंतिम बिंदु है बी। ए और बी को मिलाया गया है, तो ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है, यानी कि ए बी रेखाखंड ए बी, ए से जो बी तक की दूरी है, इस दूरी को हम अदिश राशि बोलेंगे। यदि इसमें दिशा व्यक्त कर दी जाए, यानी कि ए से लेकर के बी तक तीर का निशान लगा दिया जाए, इसमें दिशा व्यक्त कर दी जाए, या बी से लेकर के ए तक तीर का निशान लगा दिया जाए, तो ये निम्न प्रकार बनता है ए बी और यहां पे ये तीर का निशान। तब इसको हम सदिश राशि बोलेंगे। जिसका परिमाण या लंबाई वो ए से लेकर के बी तक की दूरी होगी, ए बी, और दिशा ए से बी की तरफ होगी, ए से बी की ओर। तो ऐसी राशियां जिनका केवल परिमाण हो, वो तो अदिश राशियां कहलाती है, और जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दी हुई हो, जैसे कि यहाँ पे ए भी दिया हुआ है आपको और साथ में तीर का निशान भी लगाया गया है, तो ये सदिश राशियां कहलाती है। इसी प्रकार एक इसमें इसी में एक छोटी सी परिभाषा और है, दिष्ट रेखाखंड। दिष्ट रेखाखंड वह रेखाखंड होता है जिसकी दिशा दी हुई हो। इसका प्रारंभिक बिंदु भी होता है और अंतिम बिंदु भी होता है। जैसे प्रारंभिक बिंदु तो दिया हुआ है ए, अंतिम बिंदु दे रखा है इसमें बी, ए और बी को मिलाया गया है और एक तीर का निशान लगा दिया गया है, तो ए बी ये एक दिष्ट रेखाखंड कहलाता है। ए बी एक दिष्ट रेखाखंड कहलाएगा। सदिश राशियों को सदिश राशियों को तीर का निशान लगाकर व्यक्त किया जाता है। इस तरह से तीर का निशान लगा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है, तो ये कहलाएगा ए बी, और ऊपर वेक्टर लगा दिया जाता है, वेक्टर या सदिश, जिसे हम ए बी वेक्टर या वेक्टर ए बी बोलते हैं। ए बी वेक्टर
या एवी वेक्टर वेक्टर एवी बोला जाता है। किसी सदिश का परिमाण किसी सदिश का परिमाण किसी रेखाखंड सदिश की लंबाई उस सदिश का परिमाण कहलाती है। जिसे मापांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे सदिश एबी वेक्टर का परिमाण एबी वेक्टर के मापांक, इस तरह से मापांक लगा दिया जाता है, या केवल एबी के द्वारा लिखा जाता है। ऐसा आपके हाथ मिटाता जाऊंगा फंक्शन में, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, इसके बाद में है मात्रक सदिश, जिसे हम इकाई सदिश भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर भी बोला जाता है। ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक इकाई के बराबर हो, इन्हें मात्रक सदिश कहा जाता है। मात्रक सदिश को कैप लगाकर व्यक्त किया जाता है। इस तरह से कैप लगा दिया जाता है। किसी सदिश एबी वेक्टर का मात्रक सदिश एबी कैप द्वारा निरूपित होता है। मात्रक सदिश वेक्टर को हटा दिया जाता है और वेक्टर की जगह पर कैप लगा दिया जाता है, तो ये मात्रक सदिश बन जाता है। सदिश एबी वेक्टर जिसमें कि दो चीजें होती हैं, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। एक तो इसका परिमाण होता है और एक उसकी दिशा होती है। सबसे पहले तो उसका परिमाण, एबी का परिमाण गुणा और एबी की दिशा में इकाई सदिश। एबी वेक्टर बराबर एबी का परिमाण, एबी वेक्टर का परिमाण जो है वो मापांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। तो इसको एबी वेक्टर का मापांक इस तरह से लिख देता हूं मैं, गुणा और एबी की दिशा में इकाई सदिश, एबी की दिशा में जो इकाई सदिश है
ए बी वेक्टर का जो मात्रक सदिश है, इकाई सदिश है, वो कैप लगाकर लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर ए बी कैप लिख देता हूँ। इससे हम ए बी कैप का मान निकाल सकते हैं। ए बी कैप बराबर ए बी वेक्टर बटे ए बी वेक्टर का मापांक। ये सूत्र बार बार काम में आएगा आपको इकाई सदिश का, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं इकाई सदिश ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक। किसी सदिश में उसके मापांक का भाग देने के बाद में जो बचेगा वो इकाई सदिश कहलाएगा। अब है शून्य सदिश। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य के बराबर हो, जिसका परिमाण शून्य के बराबर हो, शून्य सदिश कहलाता है, जिसे हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। इसका परिमाण शून्य के बराबर होता है, ये परिमाण होता है इसका। अब परिमाण शून्य का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई सदिश बिंदु ए पर ही शुरू हो और ए पर ही खत्म हो जाए तो इसकी जो लंबाई होगी वो शून्य के बराबर होगी, जिसे हम ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। और क्योंकि ये बिंदु के रूप में होता है इसलिए हम बिंदु सदिश भी कहते हैं इसको। यदि किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, संपाती हो, तो वो बिंदु सदिश कहलाता है। और जिसे हम ए वेक्टर या जीरो वेक्टर से भी लिखते हैं इसको हम, यह शून्य सदिश कहलाता है। इसके बाद में है समान सदिश। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा एक ही हो, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा एक ही हो, समान सदिश कहलाते हैं। जैसे कि कोई सदिश दिया हुआ है आपको ए बी वेक्टर, तीर का निशान लगा दिया है, ए बी वेक्टर बोलते हैं। एक अन्य सदिश दे रखा है आपको ई एफ वेक्टर, ए बी और ई एफ की लंबाइयां समान है, तीर का निशान भी इन दोनों का एक ही तरफ है, यानी कि बीच में जो कोण होगा आपस में एक दूसरे के समांतर है, बीच में कोण जीरो है, इसे हम ई एफ वेक्टर लिखते हैं। परिमाण समान है, अर्थात ए बी वेक्टर का परिमाण, और परिमाण को हम मापांक से लिखते हैं, बराबर इसी प्रकार इसका परिमाण ई एफ वेक्टर का परिमाण, जिसे हम ई एफ वेक्टर का मापांक लिखेंगे। दोनों के परिमाण समान है, दोनों की दिशा भी एक ही तरफ है, इसलिए हम इनको समान सदिश कहते हैं। और समान सदिश में ए बी वेक्टर बराबर ई एफ वेक्टर, दोनों सदिश समान है तो उनको हम बीच में बराबर का निशान लगा करके लिख सकते हैं। इसके बाद में है समदिश सदिश। समदिश सदिश
अच्छा, समान सदिश में परिमाण और दिशा दोनों ही एक होते हैं, लेकिन समदिश सदिश में केवल दिशा एक होती है, परिमाण समान नहीं होता है। जैसे हमने कोई सदिश लिया है ए बी वेक्टर, एक अन्य दूसरा सदिश लिया है हमने ई एफ वेक्टर, ए बी वेक्टर का परिमाण अधिक है बजाय ई एफ वेक्टर के, लेकिन दोनों की दिशा एक जैसी होने के कारण इनको हम समदिश सदिश कहते हैं। इसके बाद में विपरीत सदिश, दो ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि एक इधर की तरफ हो, ए से बी की तरफ हो, और दूसरी दिशा इस तरह से दे रखी हो, बीच में कोण इन दोनों एक दूसरे के विपरीत है, बीच में कोण जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इनमें जो बीच का कोण होता है समदिश सदिश में, तो बीच का कोण 0 डिग्री के बराबर होता है, जबकि विपरीत सदिश में 180 डिग्री के बराबर होता है। एक होता है ऋण सदिश, अच्छा इसमें परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, परिमाण भिन्न, इसमें भी परिमाण भिन्न होंगे। ऋण सदिश परिमाण समान हो, परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत, परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत, तो ये ऋण सदिश कहलाते हैं। जैसे कि कोई सदिश आपको दिया हुआ है ए बी वेक्टर, एक अन्य सदिश दिया हुआ है आपको बी से ए की तरफ दिशा दे रखी है, जबकि ए बी वेक्टर की दिशा ए से बी की तरफ दी हुई है। इन दोनों की दिशा एक दूसरे का परिमाण समान है, ए बी वेक्टर की लंबाई और बी ए वेक्टर की लंबाई दोनों समान रहेंगे, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये ऋण सदिश कहलाते हैं। ए बी वेक्टर बराबर माइनस बी ए वेक्टर, केवल दिशा का अंतर है, माइनस का अंतर आ जाएगा, ए बी वेक्टर बराबर माइनस बी ए वेक्टर। सदिशों का योग, या दो सदिशों का परिणामी, सदिशों का योग, योग की जगह हम परिणामी बोल सकते हैं, यानी कि उनको प्लस करके लिखना है हमें। एक तो होता है इसमें सदिशों का योग ज्ञात करने के लिए त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम में माना कि कोई सदिश, दो सदिश दिए हुए हैं आपको, एक तो आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, तीर का निशान ए से बी की तरफ है, एक दूसरा सदिश दिया हुआ है आपको बी वेक्टर, इनका त्रिभुज नियम के हिसाब से योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों सदिशों को एक त्रिभुज की भुजाएं मानते हुए ए बी क्रमागत भुजाएं, और दूसरा सदिश हमने यहां से लेकर के उसी की दिशा में, दिशा नहीं बदलनी है, ना ही परिमाण बदलना है, जितना परिमाण हमने ए बी का लिया है उतना ही यहाँ पे लिया है हमने, जितना हमने बी वेक्टर का परिमाण यहाँ पे लिया है उतना ही हम यहाँ पे लेंगे, दिशा भी वही रखनी है।
बी वेक्टर, यहाँ पे बिंदु सी डाल देंगे। तो उनका जो परिणामी होगा वो इस तरह से विकर्ण के द्वारा निरूपित होता है, और परिणामी को हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, परिभाषा इस तरह से याद कर सकते हैं, यदि दो सदिशों दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो सदिशों को एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी परमाण्वीय दिशा में विपरीत क्रम में, इसका तीर गण, क्योंकि देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर इनके तीर के निशान इधर है एंटी क्लॉकवाइज, और जबकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो परिणामी है उसके तीर का निशान इधर है यानी कि क्लॉकवाइज। विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से व्यक्त होता है। यदि दो सदिशों को एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी परमाण्वीय दिशा में विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से, त्रिभुज की तीसरी भुजा से व्यक्त होता है। यानी कि एसी वेक्टर, यहां से यहां तक का एसी वेक्टर लिखेंगे, ए से सी की तरफ तीर का निशान है, तो एसी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई भी त्रिभुज हो, जैसे कि त्रिभुज दिया हुआ है आपको एबीसी, आपको यदि बीसी वेक्टर निकालना है, तीसरा बिंदु आपको ए दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, बी के बाद में ए लिख देना है, बी से ए की तरफ चलना है, ए से सी की तरफ चलना है, बी ए वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर। यदि आपको ए सी वेक्टर निकालना है, ए सी सीधा ना जा करके इस तरह से जाइए, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। यदि आपको सी बी वेक्टर निकालना है, सी बी वेक्टर बराबर, तो सी से बी की तरफ ना जा करके सी से ए की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ आना है, सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। त्रिभुज नियम के बाद में है समांतर चतुर्भुज नियम, वही योग ज्ञात करने के लिए समांतर चतुर्भुज नियम। यदि दो सदिशों को परिभाषा लिख लेना, दो सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी
परमाणु दिशा में उनके कटान बिंदु से निकलने वाले विकर्ण से निरूपित होता है। यदि दो सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जाए, जैसे कि एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ए, यहाँ ओ लिख सकते हैं अपन, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। पहला सदिश आपको ओ ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर। दूसरा सदिश उसकी संलग्न भुजा यानी कि ओ बी वेक्टर, जिसे हम बी वेक्टर मान लेते हैं। तो इस तरह से दो सदिश यदि आपको दिए हुए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनका परिणामी निकालने के लिए क्या करना है आपको, ओ और सी को मिला देना है। अच्छा, ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती है समांतर होती है और बराबर भी होती है, तो ये दोनों समान सदिश कहलाएंगे। ओ बी वेक्टर और ए सी वेक्टर आपस में कैसे सदिश होंगे, समान सदिश होंगे। जितना ये है उतना ही ये होगा। ये बी वेक्टर है, यहाँ पे भी बी वेक्टर लिख देना है। अच्छा, इस त्रिभुज में देखिए अब ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में त्रिभुज नियम आपने पढ़ा हुआ है। माना कि हम ओ सी वेक्टर निकालना चाहते हैं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ओ सी वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो ओ से सी की तरफ, ओ से सी की तरफ ना जा करके सबसे पहले ओ से ए की तरफ जाएंगे, ओ ए वेक्टर प्लस, फिर ए से सी की तरफ जाएंगे, ए सी वेक्टर। ओ ए वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है, ओ ए वेक्टर हमने ए वेक्टर लिया है, प्लस, और ए सी वेक्टर का वही उसी के बराबर होना है जो ओ बी वेक्टर के बराबर है, क्योंकि दोनों समान सदिश है, इसलिए इसको बी वेक्टर लिखेंगे। और वही ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ सी वेक्टर के बराबर होगा, जो कि दोनों संलग्न भुजाओं से निकलने वाला विकर्ण है। तो यदि दो सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जाए, तो उनका परिणामी परमाणु दिशा में उनके कटान बिंदु से निकलने वाले विकर्ण से निरूपित होता है। इसके बाद में एक सदिश का किसी अदिश से गुणा जैसे कोई सदिश दिया हुआ है आपको ए वेक्टर, इस तरह से बना देता हूं मैं, ए वेक्टर, यहां पे ए लिख देते हैं, यहां बी लिख देते हैं, ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर। यदि हम इसको 2 से गुणा करना चाहें, यानी कि 2 गुणा ए वेक्टर, तो इसे हम चिपका करके लिख देते हैं 2a वेक्टर। अब 2a वेक्टर बनाना किस तरह से है, आपको दिशा वही रखनी है, दिशा जो a वेक्टर की है वही 2a वेक्टर की होगी, केवल लंबाई का अंतर करना है। लंबाई या जहाँ a वेक्टर की a से b तक है, वहाँ 2 से गुणा करने के बाद में उसकी जो लंबाई होगी वो दुगने के बराबर होगी, यानी कि इसको दुगना कर देते हैं। और कहीं पे भी बनाइए, उसी के नीचे जरूरी नहीं है, आप आगे भी बना सकते हैं। तीर के निशान वैसे ही रखना है, दिशा वही रखनी है, दिशा में कोई अंतर नहीं करना है।
तो यहाँ मैं सी लिख देता हूँ या डी लिख देता हूँ, और यहाँ पर तीर का निशान लगा दिया है, तीर का निशान सेम है, और यहाँ 2a वेक्टर। इसी प्रकार यदि हमें 1/2 से गुणा करना है, 1/2 ए वेक्टर, तो हमको क्या करना है, ए बी के बराबर ना लेकर के उसका आधा कर देना है, यानी कि अब इतना कर देता हूँ, और यहाँ पे ई है, तीर का निशान वही रखना है, तीर के निशान में बदलाव नहीं करना। हाँ, यदि किसी माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो तीर का निशान इधर की तरफ ना आकर के विपरीत साइड में होगा। जैसे कि -1 से गुणा करना है, गुणा ए वेक्टर, तो इसको अपन लिखेंगे -a वेक्टर, और इसका जो चित्र बनेगा वो उतना ही होगा जितना ए बी के बराबर है, क्योंकि 1 से गुणा किया है हमने। लेकिन तीर का निशान बदल देना है, तीर का निशान विपरीत तरफ लगाना है आपकी बार में। किसी माइनस की संख्या से गुणा करने पर तीर का निशान बदल जाएगा, विपरीत साइड में हो जाएगा। इसके बाद में किसी बिंदु का स्थिति सदिश, किसी बिंदु का स्थिति सदिश कोई बिंदु P दिया हुआ है, कोई बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश OP वेक्टर होता है, या ऐसे समझ सकते हैं, किसी बिंदु A का B के सापेक्ष स्थिति सदिश अब पहले तो जिसके सापेक्ष है उस बिंदु को लिखना है, B को। जैसे O के सापेक्ष लिया था हमने मूल बिंदु यानी कि O के सापेक्ष, तो O को पहले ले लिया था हमने, और जिसका स्थिति सदिश ज्ञात कर रहे हैं उसको हमने बाद में लिया है P। इसी प्रकार जिसके सापेक्ष यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं यानी कि B के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं तो B को पहले लिखा है, और जिस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कर रहे हैं उसको हम बाद में लिखेंगे यानी कि BA वेक्टर। किसी बिंदु M का N के सापेक्ष स्थिति सदिश अब इसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं N के सापेक्ष, तो N को पहले लिखेंगे, और किसका कर रहे हैं M का ज्ञात कर रहे हैं तो M को बाद में लिखेंगे, NM वेक्टर। हाँ, इसके बाद में है किसी सदिश के घटक, किसी सदिश के घटक त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में 11वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें 3 अक्ष होते हैं। यहाँ x अक्ष होता है, ये मूल बिंदु होता है, ये y अक्ष होता है, और यहाँ z अक्ष होता है। x अक्ष की दिशा में हमने एक ऐसा सदिश लिया है जिसका परिमाण 1 इकाई हो, यानी कि मान लेते हैं यहाँ O से लेकर के और यहाँ A तक की जो लंबाई है वो 1 इकाई है। इसी प्रकार y अक्ष में भी हमने एक बिंदु ऐसा लिया है B,
जिसकी ओ से दूरी, ओ और बी के बीच की दूरी 1 है। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक बिंदु लेना है आपको सी, ओ और सी के बीच की दूरी 1 है। ओ ए बराबर 1, ओ बी बराबर 1, इसी प्रकार ओ सी बराबर 1। ओ ए को हम, जैसे हमने पहले भी लिखा था, ए बी को हम ए बी वेक्टर का मापांक भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। उसी प्रकार ओ ए को हम ओ ए वेक्टर का मापांक, इसी प्रकार ओ बी को हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर का मापांक, ओ सी को लिखेंगे हम ओ सी वेक्टर का मापांक। ओ ए वेक्टर एक्स अक्ष की दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में, ओ बी वेक्टर वाई अक्ष की दिशा में है, और ये जेड अक्ष की दिशा में। ओ ए बराबर 1, यानी कि इस सदिश ओ ए वेक्टर का जो परिमाण है वो 1 के बराबर है। और पहले मात्रक सदिश की मैंने परिभाषा आपको बताई थी कि ऐसे सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई के बराबर हो वो मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहलाते हैं। तो जो ओ ए वेक्टर होगा वो कौन से अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होगा। इसी प्रकार ओ बी वेक्टर का जो मापांक है वो 1 के बराबर है। ओ बी वेक्टर वाई अक्ष की दिशा में है, तो वाई अक्ष की दिशा में जो ओ बी वेक्टर होगा वो इकाई सदिश के बराबर होगा, क्योंकि इनका जो परिमाण है वो 1 के बराबर है। इसी प्रकार जेड अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश है वो ओसी वेक्टर होगा, क्योंकि वो परिमाण 1 के बराबर है। एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को आई कैप द्वारा निरूपित किया जाता है, आई के ऊपर, छोटे आई के ऊपर कैप लगा दिया जाता है। इसी प्रकार वाई अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश है उसको हम जे कैप लिखते हैं, और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को हम के कैप लिखते हैं। ओ ए का परिमाण 1 के बराबर है, ओ ए वेक्टर का जो मापांक है वो 1 के बराबर है, इसलिए ओ ए वेक्टर जो होगा वो इकाई सदिश होगा। क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में है तो इसको अपन बोलेंगे एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, जिसको हम आई कैप लिखते हैं। इसी प्रकार ओ बी वेक्टर वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है, जिसे हम जे कैप लिखेंगे, और ओ सी वेक्टर जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है, जिसे हम के कैप लिखेंगे। अब है किसी बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना, किसी बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना। कोई 3 अक्ष दिए हुए हैं, एक तो एक्स अक्ष या मूल बिंदु दे रखा है, या वाई अक्ष दिया हुआ है, या जेड अक्ष है, और यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट दिया हुआ है पी, जिसके निर्देशांक x, y, z है। इस बिंदु P का O के सापेक्ष यानी कि OP वेक्टर हमें ज्ञात करना है। O के निर्देशांक 0, 0, 0 होते हैं। OP वेक्टर हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो एक घनाभ का चित्र बनाएंगे। यहाँ मूल बिंदु O, इसको हम x अक्ष बनाएंगे, इसको हम y अक्ष बनाएंगे, और ये z अक्ष। यहाँ पर A, यहाँ B और यहाँ C।
और भी बिंदु लिख सकते हैं, या डी लिख सकते हैं, या ई, या एफ, और ये हमारा बिंदु दे रखा है पी, जिसके निर्देशांक एक्स, वाई, जेड है। हमें ओपी वेक्टर ज्ञात करना है। ओपी वेक्टर ज्ञात करने के लिए नीचे जो आयत दिया हुआ है आपको ओ ए डी सी, इसमें हम ओडी वेक्टर खींचेंगे, और यहां इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए डी में, त्रिभुज ओ ए डी में, ये बात ओ ए डी में ओडी वेक्टर ज्ञात करेंगे, और ओडी वेक्टर त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम, ओडी वेक्टर बराबर ओ से डी की तरफ ना जा करके सबसे पहले ओ से ए की तरफ आना है, ओ ए वेक्टर, फिर ए से डी की तरफ आना है, ए डी वेक्टर, ओ ए वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर का मान देखिए आप, सबसे पहले तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दूरी किसके बराबर है, वो x के बराबर होगी, क्योंकि x निर्देशांक x के बराबर है, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x के बराबर है, और घनाभ के हिसाब से o से लेकर के a की दूरी भी x ही होगी। ओ ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, किसी भी सदिश को निकालने के लिए सबसे पहले उसका परिमाण लिखना होगा, ओ ए वेक्टर का मापांक, और उसकी दिशा में इकाई सदिश। इसी प्रकार एडी वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले एडी वेक्टर का मापांक, उसका परिमाण लिखना होगा, और उसकी दिशा में इकाई सदिश। ओ ए वेक्टर का परिमाण, यानी कि ओ से लेकर के ए तक की जो लंबाई है वो x के बराबर है, गुणा, और ओ ए की दिशा में, ओ ए यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश है वो हमने इससे पहले भी पढ़ा था, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को आई कैप लिखते हैं, वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को के कैप। तो यहाँ पर एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को आई कैप प्लस एडी वेक्टर का मापांक, एडी वेक्टर यहां से यहां तक की जो दूरी है वो लिखनी है। अब जेड निर्देशांक इसका जेड दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो जेड के बराबर होगी, तो ये दूरी भी जेड के बराबर होगी। जो ओसी की दूरी है वही एडी की दूरी होगी जेड के बराबर, तो जो परिमाण होगा वो जेड के बराबर होगा। और जेड अक्ष की दिशा में, इस जेड अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश है, या एडी वेक्टर की दिशा में, या जेड अक्ष की बात है, जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को हम के कैप लिखते हैं, यानी कि एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, ओडी वेक्टर बराबर। ओडी वेक्टर ज्ञात करने के लिए अब हम ओपी वेक्टर निकालेंगे, और ओपी वेक्टर निकालने के लिए इस त्रिभुज को, यानी कि ओ डी पी, ये वाला त्रिभुज ओडीपी में ओपी वेक्टर निकालना है हमें। ओपी वेक्टर तो ओ से पी की तरफ ना जा करके सबसे पहले ओ से डी की तरफ जाएंगे, ओडी वेक्टर प्लस फिर डी से पी की तरफ जाएंगे। ओडी वेक्टर का मान यहां पे निकाल लिया था हमने, एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, और डीपी वेक्टर, डीपी वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले उसका परिमाण लिखना होगा, डीपी वेक्टर का परिमाण गुणा, और उसकी दिशा में इकाई सदिश। ये x दूरी है, ये जो दूरी होगी वो y के बराबर होगी, क्योंकि बिंदु P के निर्देशांक x, y, z है। जब ये y के बराबर है तो ये दूरी भी किसके बराबर होनी है, y के बराबर। एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप प्लस सबसे पहले इस डीपी वेक्टर का परिमाण, परिमाण y के बराबर है,
बाई गुणा, और डीपी वेक्टर जेड एक्स की दिशा वाई एक्स की दिशा में है, और वाई एक्स की दिशा में इकाई सदिश को जी कैप लिखा जाता है, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कहने का मतलब यह है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 1, 2, 3 है तो उसकी दिशा में जो इकाई सदिश होगा वो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप होगा। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक a, b, c है तो उसकी जो दिशा में इकाई सदिश होगा वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा मूल बिंदु के सापेक्ष। माना कि ये बिंदु P है तो ये OP वेक्टर बराबर होगा, माना कि ये बिंदु L है तो OL वेक्टर के बराबर होगा। दो बिंदु दे रखे हैं, माना एक तो दे रखा है A, दूसरा दे रखा है B। A और B को मिला दिया है, ये माना x अक्ष है, ये माना y अक्ष है और ये माना z अक्ष है। यहाँ पर बिंदु O दिया हुआ है मूल बिंदु। हमें AB वेक्टर ज्ञात करना है। AB वेक्टर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इन बिंदुओं को O से मिला देना है। A को O से मिला दिया, B को O से मिला दिया। AB वेक्टर बराबर, अब पहले भी बताया हुआ है, माना A का स्थिति सदिश A वेक्टर है और B का स्थिति सदिश B वेक्टर है। A का स्थिति सदिश जिसको हम OA वेक्टर लिखेंगे यानी कि A वेक्टर, B का स्थिति सदिश यानी कि OB वेक्टर जो कि B वेक्टर के बराबर दिया हुआ है। हमें AB वेक्टर निकालना है इस त्रिभुज में, त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में त्रिभुज नियम से, वही त्रिभुज नियम लगाना है। और त्रिभुज नियम में मैं आपको बता चुका हूं, AB वेक्टर A से B की तरफ नहीं जाना है आपको, A से सबसे पहले O की तरफ जाएंगे और O से B की तरफ आना है, यानी कि AO वेक्टर A से O की तरफ प्लस फिर O से B की तरफ यानी कि OB वेक्टर। हमें OA वेक्टर का मान दिया हुआ है, AO वेक्टर का मान नहीं दे रखा है, इसको हम चेंज कर लेंगे, इन दोनों को आपस में बदल लेंगे OA वेक्टर, और बदलने से क्या होगा, दिशा बदल जाएगी और दिशा बदलने के साथ ही यहाँ पर चिन्ह भी बदल जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर। OB वेक्टर का मान दे ही रखा है, इसको चेंज नहीं करना है, OB वेक्टर। AB वेक्टर बराबर पहले प्लस वाली संख्या OB वेक्टर, उसके बाद में माइनस वाली OA वेक्टर, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, जिसको हम OB वेक्टर की जगह पर B वेक्टर लिख सकते हैं, माइनस OA वेक्टर की जगह पर हम A वेक्टर लिख सकते हैं, AB वेक्टर बराबर, यानी कि दो बिंदु दे रखे हैं P और Q, और माना कि हमें PQ वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले तो बाद वाला बिंदु यानी कि Q का स्थिति सदिश लेना है। जैसे कि यहां पे लिया हुआ है AB वेक्टर बराबर सबसे पहले B का स्थिति सदिश, फिर बीच में माइनस लगाना है और उसके बाद में A का स्थिति सदिश यानी कि पहले वाले पॉइंट का स्थिति सदिश। तो Q का स्थिति सदिश माइनस और उससे पहले वाले पॉइंट यानी कि P का स्थिति सदिश। Q का स्थिति सदिश OQ वेक्टर लिखेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष लिखते हैं, माइनस P का जो स्थिति सदिश है हम OP वेक्टर लिखते हैं। ये डायरेक्ट याद रखना, आप कोई भी रेखाखंड का स्थिति सदिश निकालना है तो सबसे पहले बाद वाले पॉइंट का सदिश माइनस और पहले वाले पॉइंट का सदिश। इसके बाद में है विभाजन सूत्र। यदि एक रेखाखंड दिया हुआ है AB वेक्टर
जिसमें बिंदु ए का जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष वो ए वेक्टर, और बिंदु बी का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश बी वेक्टर है। माना कि बिंदु आर ए बी को एम अनुपात एन में अंतर विभाजित करता है। माना कि आर ए बी को एम अनुपात एन में दोनों बिंदुओं को ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाने वाले रेखाखंड को एम अनुपात एन में अंतर विभाजित करता है। तो जो आर के निर्देशांक होंगे या आर का स्थिति सदिश होगा, आर का स्थिति सदिश आर के स्थिति सदिश को हम ओ आर वेक्टर लिखते हैं, जिसका सूत्र होगा एम को गुणा करना है बी वेक्टर से, प्लस बीच में प्लस लगाना है, अंतर विभाजन है, अंतर विभाजन, और एन को गुणा करना है ए वेक्टर से, यानी कि एन ए वेक्टर बटे एम प्लस एन, अनुपातों का योग। और यदि बाह्य विभाजन करना है तो बाह्य विभाजन में ओ आर वेक्टर बराबर प्लस न लगा करके बीच में केवल माइनस का चिन्ह लगाना है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटे एम माइनस एन। अंतर विभाजन में बीच में प्लस लगाना है, बाह्य विभाजन में बीच में माइनस लगाना है। और याद रखने का तरीका है, इनको इस तरह से चित्र बना लेना है आपको। यहाँ पहला बिंदु लिख देना है या दूसरा बिंदु बी लिख देना है, बीच में एम अनुपात एन लिख देना है, सूत्र याद कर लेना है, लिख लेना है। एम को गुणा करना है बी वेक्टर, इस तरह से क्रॉस गुणा करना है आपको। एम को बी वेक्टर से गुणा करना है, प्लस लगाना है बीच में, फिर एन को ए वेक्टर से गुणा करना है और नीचे अनुपातों का योग लिख देना है। इसी प्रकार बाह्य विभाजन में करना है, बाह्य विभाजन में प्लस ना लगा करके माइनस लगाना है। एक है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश दो बिंदु दे रखे हैं आपको ए और बी। ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष, बी का स्थिति सदिश बी वेक्टर। माना कि एम इनका मध्य बिंदु है, एम का जो स्थिति सदिश होगा, एम का स्थिति सदिश और एम के स्थिति सदिश को हम ओएम वेक्टर लिखेंगे बराबर। और मध्य बिंदु का इस सदिश ज्ञात करने के लिए आपको दोनों को जोड़ करके, दोनों बिंदुओं के जो स्थिति सदिश है उनको जोड़ करके और उसमें 2 का भाग दे देना है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बटे 2। या ऐसे भी लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर, ए वेक्टर की जगह पर ओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह पर ओ बी वेक्टर बटे 2। माना कि 2 बिंदु दे रखे हैं पी और क्यू, आर इनका मध्य बिंदु है, तो ओ आर वेक्टर बराबर ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर और बटे 2।